हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एडवांस टूलिंग का सेकंड पार्ट, जिसमें हम इसके सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैंने जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से ही किया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन गिवन है मोर देन सफिशिएंट है, तो आपको बस यही क्वेश्चन करने हैं। बाकी आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है वो ढंग से देख लेना है, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे पास क्वेश्चन है इस चैप्टर में, टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, विच आर द क्वेश्चंस फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन है जिसके लिए एडवांस रूलिंग ली जा सकती है। 7 क्वेश्चन है। ठीक है, और 7 क्वेश्चन क्या क्या हैं उसको यहाँ से देख लेते हैं कि वैल्यू क्या होगी, क्या जो वो ट्रांजेक्शन कर रहा है क्या उस पर टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, क्या वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उस पर आईटीसी वो ले सकता है या नहीं ले सकता, क्या कोई भी नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है एग्जम्पशन की उस ट्रांजेक्शन पर। ठीक है, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। कितने हो गए, 5 हो गए। इसमें आएगा नेक्स्ट आएगा इसमें क्लासिफिकेशन किस साइड में की जाएगी। क्लासिफिकेशन क्या होगी ऑफ गुड्स की, मतलब रेट कह सकते हैं आप। ठीक है, और जो भी क्या वो ट्रांजेक्शन कर रहा है क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये 7 क्वेश्चन है जिसके बारे में एडवांस रूलिंग ली जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये आपके पास खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या होगी। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन है क्या उस पर जो भी ट्रांजेक्शन करने वाला है। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम क्या होगा, वैल्यू क्या होगी ऑफ सप्लाई की। ठीक है, एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी, क्या वो आईटीसी ले सकता है जो उसने टैक्स पे करेगा या फिर डीम टू हैव बीन टैक्स पेड, मतलब जो टैक्स पे कर रहा है या फिर जो पे करेगा क्या उस पर आईटीसी ले सकता है वो। उसके बाद क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी टू पे ऑन गुड्स और सर्विस और टैक्स सर्विस अंडर द। ठीक है, वेदर एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या जो सर्विसेज की क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड हो रही है या नहीं हो रही। तो टोटल मिला के 7 क्वेश्चन से आपके पास आएंगे जो हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। डिस्कस ब्रीफली प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व। तो वही है 7 क्वेश्चन ही हम ऊपर पढ़ चुके ऑलरेडी देख चुके। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दोनों सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैविंग अ मैकेनिज्म ऑफ एडवांस रूलिंग। मतलब एडवांस रूलिंग जो बनाया गया उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही था कि एडवांस में जजमेंट ले लेना। अब किस चीज के रिगार्डिंग जजमेंट ले लेना तो वो यहाँ से देख लेते हैं। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव जो था एडवांस रूलिंग का वो ये था टू प्रोवाइड दैट सर्टेनिटी इन टैक्स लायबिलिटी इन एडवांस। मतलब एडवांस में पता लग जाए उस बंदे को कि उसको कितना टैक्स पे करना है जो ट्रांजेक्शन कर रहा है या फिर करना चाहता है। ठीक है, एन एक्टिविटी इज लिखा हुआ है ना, एन एक्टिविटी बीइंग अंडरटेकन या फिर परपोज टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। सेकंड, हेल्प करेगा ये टैक्स पेयर का इन अ फाइनेंशियल प्लानिंग में एंड मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट। मतलब उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प हो जाएगी और जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अट्रैक्ट करेगा एफडीआई, मतलब जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उनके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि इंडियन टैक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर हम एडवांस में उनको एडवांस में अगर एक मैकेनिज्म बन जाए जिससे उनको एडवांस में पता चल जाए कि अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली हमें कितना टैक्स पे करना होगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें फॉलो करनी पड़ेगी। रिड्यूस लिटिगेशंस। ठीक है, प्रोनाउंस रूलिंग एक्सपेक्टेटरी इन ट्रांसपेरेंट एंड इनएक्सपेंसिव मैनर। ठीक, तो इसके कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स आपके पास ये हो गए। 5 ऑब्जेक्टिव्स आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड नाइन्थ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। टू होम
विल द एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल, एडवांस रूलिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, ये हमने पढ़ा था कि जिस बंदे ने एप्लीकेशन की है एडवांस रूलिंग के लिए उसी के ऊपर ये बाइंडिंग होगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। एडवांस रूलिंग जो बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट हु सॉट इट, मतलब जिसने भी एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन करी केवल उसी पर बाइंडिंग होगी। मतलब इसके बेस पे एक क्वेश्चन आ सकता है जो काफी फेवरेट है एग्जामिनर का। क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके ऊपर कि सपोज करो मिस्टर ए है, ठीक है, इस बंदे ने एडवांस रूलिंग ली है, एडवांस रूलिंग मिस्टर ए ने ली है। अब इस बंदे का फ्रेंड है मिस्टर बी, ठीक है, तो किसी भी जो क्वेश्चंस पे जो 7 क्वेश्चन है उस पे एडवांस रूलिंग इसने ली है। अभी मिस्टर बी चाहता है कि जो इस ए ने एडवांस रूलिंग ली है यही एडवांस रूलिंग ये अपने मैटर पर अप्लाई कर ले, क्या ये कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो एडवांस रूलिंग दी गई है ये केवल मिस्टर ए पर बाइंडिंग होगी, मिस्टर बी पर बाइंडिंग नहीं होगी। अगर मिस्टर बी को भी एडवांस रूलिंग चाहिए तो उसको फ्रेश एप्लीकेशन करनी होगी और फ्रेश एप्लीकेशन करनी होगी एडवांस रूलिंग के लिए। ठीक है, ओके, इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं पहले पूरा। बाइंडिंग होगी ओनली ऑन द एप्लीकेंट हु सॉट इट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, ठीक है, रेफर टू सेक्शन 97 सब क्लॉज 2 एंड ऑन द जुरिडिक्शनल टैक्स अथॉरिटी ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, दिस क्लियरली मीन्स दैट एन एडवांस रूलिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सिमिलर प्लेस टैक्सेबल पर्सन इन द स्टेट, इट इज ओनली लिमिटेड टू द पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर एडवांस रूलिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो आपके पास यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको यहीं पे लिख लेता है, हु सॉट इट। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अब एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल टाइम लिमिट है? तो ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। एडवांस रूलिंग जब आपने ली है तो वो तब तक एप्लीकेबल होगी जब तक कि लॉ में चेंज ना हो जाए या फिर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में चेंज ना हो जाए। मतलब जिन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पे आपने एडवांस रूलिंग ली थी उनमें कोई चेंज ना हो जाए या लॉ में चेंज ना हो जाए तब तक वो कंटिन्यूसली एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार यहाँ से भी। एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल होगी द लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ फिक्स टाइम लिमिट फॉर अ पीरियड फॉर विच एडवांस रूलिंग शैल अप्लाई। ठीक है, इंस्टेड in section 103 subclause 2 it is provided that advance ruling shall be binding till the period when the law में चेंज ना हो जाए, फैक्ट्स में चेंज ना हो जाए, सर्कमस्टांसेस में चेंज ना हो जाए, सपोर्टिंग टू द ओरिजिनल एडवांस रूलिंग, मतलब जिसके बेस पे ओरिजिनल एडवांस रूलिंग ली थी उसने हैव चेंज। thus a ruling shall continue to be in force so long as the transaction continues and so long as there is no change in law फैक्ट और सर्कमस्टांसेस में चेंज ना हो जाए। मतलब जब तक ट्रांजैक्शन चलती रहेगी वो एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल होगी जब तक कि लॉ में सर्कमस्टांसेस में फैक्ट्स में चेंज ना हो जाए। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, कैन एन एडवांस रूलिंग बी नलिफाइड, क्या वो नलिफाइड हो सकती है? यस। वॉइड अब इनिशियो कब हो सकती है? वो तब हो सकती है जब अगर आपने एडवांस रूलिंग ली है, कैसे? मतलब अगर आपने कोई भी फ्रॉड किया है, ठीक है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया है, ठीक है, या सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है, सप्रेशन ऑफ मेटल फैक्ट किया है, तो एडवांस रूलिंग क्या है? वॉइड एब इनिशियो हो सकती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ से। सेक्शन 104 प्रोवाइड्स दैट एन एडवांस रूलिंग शैल बी हेल्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, इफ द AAR या AAR finds that advance ruling was obtained by the applicant by fraud, suppression of material fact और misrepresentation of fact के द्वारा अगर उसने ली थी तो एडवांस रूलिंग void कर दी जाएगी। The situation all the provision of GST Act shall apply to the applicant as if such advance ruling had never been made. ठीक है, an advance declaring advance ruling to be void can pass only after hearing the applicant। जो वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया जाएगा ना वो ओनली आफ्टर हियरिंग किया जाएगा। ठीक, तो आपके पास टोटल क्वेश्चन 5 यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। पहले ये 2 क्वेश्चन भी निपटा लेते हैं छोटे छोटे।
ब्रीफली एग्जामिन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग अंडर सेक्शन 98। मतलब ये क्वेश्चन है कि प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा जब एप्लीकेशन रिसीव करिए। तो हमने इसमें पढ़ा था क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। हमने पढ़ा था क्या कि सबसे पहले एप्लीकेशन करेगा एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन करेगा वो एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन की है इस एप्लीकेशन को रेफर कर दिया जाएगा किसको, जो कंसर्न ऑफिसर है, ठीक है, कंसर्न ऑफिसर को रेफर कर दिया जाएगा। फिर वो एप्लीकेशन को चेक करेगा कि एप्लीकेशन एडमिट की जानी है या नहीं की जानी है। दो केसेस ऐसे होंगे जिसमें वो एप्लीकेशन रिजेक्ट ही करने वाला है। ये कौन से केसेस होंगे जिसमें एप्लीकेशन रिजेक्ट ही करेगा। सबसे पहला केस, अगर मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है या फिर मैटर्स पेंडिंग है तब, ठीक है। इसको जो अपनी एडवांस रूलिंग देनी है वो विद इन 90 डेज के अंदर अंदर देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अगर किसी मैटर पर वो अपनी एडवांस रूलिंग नहीं दे पा रहा है तो उसको मैटर को रेफर कर दिया जाएगा किसको, AAR को। मतलब अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो किसी मैटर पर, फिर ये जो अपनी एडवांस रूलिंग की जो कॉपी देगा एक तो एप्लीकेंट को देगा, एप्लीकेंट को, और एक कंसर्न ऑफिसर को देगा, जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा, ठीक। ओके, इसको पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ी से भी। क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएंगे, ये फॉलोइंग प्रोसीजर जो फॉलो किए जाएंगे अंडर सेक्शन 98 में। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, AAR shall send a copy of the applicant to the officer in whose jurisdiction the applicant fall and call for all relevant records, ठीक है। द AAR में एग्जामिन कर सकता है क्या, द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड मे हेयर द एप्लीकेंट की बात को सुन सकता है। देयरफॉर ही विल पास एन ऑर्डर एदर एडमिटिंग या फिर रिजेक्टिंग, उसके बाद अपना ऑर्डर पास करेगा तो एडमिट करेगा एप्लीकेशन को या रिजेक्ट करेगा। एडवांस रूलिंग विल नॉट बी एडमिटेड इन केसेस में एप्लीकेशन को एडमिट ही नहीं करेगा, सीधा रिजेक्ट कर देगा। क्या क्या क्वेश्चन है, अगर ऑलरेडी पेंडिंग है मैटर, ठीक है, या फिर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है इन द प्रोसीडिंग इन केस ऑफ एप्लीकेंट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है। इफ अगर एप्लीकेशन उसने रिजेक्ट करी तो क्या होगा, इट शुड बी बाय वे ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब स्पीकिंग ऑर्डर के द्वारा ही एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि जो ऑर्डर पास करेगा उसमें लिखेगा रीजन कि भैया क्यों एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, मतलब रीजन मेंशन करेगा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का रीजन, गिविंग द रीजन फॉर रिजेक्टिंग एंड ओनली आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद, ठीक है। रीजन भी लिखेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देनी पड़ेगी। अगर इफ एप्लीकेशन इज एडमिटेड, अगर एडमिटेड कर ली गई तो द AAR शैल प्रोनाउंस इट्स रूलिंग, तो AAR फाइनल अपनी जजमेंट देगा, ठीक है, ऑन द क्वेश्चंस स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। बिफोर गिविंग इट्स रूलिंग इट शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा एंड एनी फर्दर मटेरियल फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट और बाय कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिसर, ठीक। उसके बाद बिफोर गिविंग द रूलिंग AAR मस्ट हियर द एप्लीकेंट और authorized representative as well as jurisdictional officers of CGST SGST। if there is difference of opinion अगर होती है किसी मैटर पर तो वो मैटर क्या है, they shall refer the point or point on which they differ to the applicant authority for hearing this issue। the authority shall pronounce its ruling in written within 90 days के अंदर from date of receipt of the application। a copy of advance ruling duly signed by the member and certified in prescribed manner shall be sent to the applicant, the concerned officer and the jurisdictional officer। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास यहाँ पर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ब्रीफली एग्जामिन, क्या अपील फाइल की जा सकती है किसका, बिफोर AAR अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ AAR, क्या की जा सकती है, यस की जा सकती है, विद रेफरेंस टू सेक्शन 100 एंड 101।
क्या इसका आंसर क्या होगा? यस की जा सकती है। ठीक है, यस द कंसर्न ऑफिसर, जुरिडिक्शनल ऑफिसर और एप्लीकेंट एग्रीड बाय द एडवांस रूलिंग। मतलब कंसर्न ऑफिसर भी कर सकता है, जुरिडिक्शनल ऑफिसर भी कर सकता है और जो एप्लीकेंट है वो भी कर सकता है। मे अपील टू द में अपील कर सकता है किसको? टू द ट्रिपल एयर को, और अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को। कब? विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। प्लस इसमें एक्सटेंशन भी मिलेगी 30 डेज की, फ्रॉम द डेट ऑन विच रूलिंग इज कम्युनिकेटेड टू हिम। जब उसको कम्युनिकेट की गई है तो वहां से देखे जाएंगे 30 डेज। ठीक है, द ट्रिपल एयर मस्ट पास एन ऑर्डर कन्फर्मिंग और मॉडिफाइंग द रूलिंग। अब ट्रिपल एयर को अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा, या तो उसको एदर कंफर्म करे या फिर मॉडिफाई करे रूलिंग को विद इन 90 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, अगर इफ द मेंबर ऑफ ट्रिपल एयर डिफरेंस होते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस पर इट शैल बी डीम, ये डीम किया जाएगा कि कोई एडवांस रूलिंग दी ही नहीं जा सकती उस मैटर पर। ठीक है, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। तो इसकी जो थ्योरी है ना, मतलब इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी में सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास, और तो बस हम एक बार देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास कवर अप हो जाए। मतलब अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो वो भी यहाँ पर आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया, हमारा एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रंजन इंटेंड्स टू स्टार्ट, ठीक है, सेलिंग सर्च एंड गुड्स इन दिल्ली। हाउएवर ही इज नॉट एबल टू डिटरमाइन नंबर 1 पॉइंट, क्या डिटरमाइन नहीं कर पा रहा वो? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या होगी प्रपोज टू बी सप्लाइड बाय हिम, एज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेड गुड्स हैज बीन कंटेंशियस, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इफ सप्लाई ऑफ सेड गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू बायर्स ऑफ यूएस, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए वो एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन कर सकता है? नो, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एडवांस रूलिंग नहीं मिलती। ठीक है, ये जो 7 क्वेश्चन है केवल उन्हीं के लिए कर सकता है जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कवर्ड नहीं है। दूसरी बात, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए कर सकता है? यस, इसके लिए कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, रंजन टैक्स एडवाइजर हैज एडवाइज टू हिम, किस चीज के लिए? टू अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज इश्यूज। ठीक है, he told Ranjan that advance ruling would bring him certainty and transparency in respect of the said issues and would avoid litigation later. ठीक है, सही बात बोल रहा है। रंजन agreed with this view but has some apprehensions, मतलब उसके कुछ objections हैं एक तरीके से। In view of the above information you are required to advise Ranjan with the following। क्या क्या एडवाइस मांग रहा है वो? सबसे पहले कितने पॉइंट है इसके अंदर? 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट पे एडवाइस मांग रहा है वो। सबसे पहला पॉइंट है, द टैक्स एडवाइजर आस्क रंजन टू गेट रजिस्टर्ड, मतलब टैक्स एडवाइजर ने उसको एडवाइस करी कि पहले रजिस्ट्रेशन लो और तभी आप अप्लाई करो। क्या एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है? नो, हमने पढ़ा था कि एडवांस रूलिंग जो बंदा रजिस्टर्ड है वो भी अप्लाई कर सकता है, या जो बंदा डिजायर्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मतलब जो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है वो भी अप्लाई कर सकता है। पढ़ लेते हैं, रंजन टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बिफोर अप्लाइंग for advance ruling as only a registered person can apply for the same, whether Ranjan needs to get registration लेने की requirement है? No. ठीक, advance ruling under GST can be sought by a registered person or the person जो desirous to obtain registration under the GST law, therefore no requirement for take registration। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। रंजन is apprehensive that if and all advance ruling is permitted to be sought, he has to seek it every year whether रंजन, क्या रंजन सही है इस बारे में? मतलब वही जानना चाहता है कि अगर उसने एडवांस रूलिंग ली किसी मैटर पे तो उसको हर साल एडवांस रूलिंग लेनी पड़ेगी, क्या ऐसा है? नहीं, एडवांस रूलिंग अगर एक बार ली उसने तो वो कंटिन्यूसली वैलिड रहेगी। कब तक? जब तक कि लॉ में चेंज ना हो जाए, सर्कमस्टांसेस में चेंज ना हो जाए और जो भी फैक्ट्स हैं जिसके बेस पर ओरिजिनल एडवांस रूलिंग लिखते हैं इनमें चेंज ना हो जाए, तो तब तक कंटिन्यूसली वैलिड रहेगी। एडवांस रूलिंग शैल बी बाइंडिंग अनलेस फैक्ट में चेंज ना हो जाए, सर्कमस्टांसेस में चेंज ना हो जाए, ठीक है, और लॉ में चेंज ना हो जाए। जिसके बेस पर ओरिजिनल एडवांस रूलिंग ली थी वो कंटिन्यूसली बाइंडिंग रहेंगे। देयरफॉर वंस रंजन हैज सॉट द एडवांस रूलिंग विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबल मैटर, जो क्वेश्चन है, इट विल बी बाइंडिंग टिल द टाइम लॉ में चेंज ना हो जाए, सर्कमस्टांसेस में चेंज ना हो जाए और
जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं उसमें चेंज ना हो जाए। हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी खत्म। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है, द टैक्स एडवाइजर इज ऑफ द व्यू दैट ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इज द फाइनल एंड नॉट अपीलेबल, मतलब नॉट अवेलेबल है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो डबल एआर ने ऑर्डर दे दिया वो फाइनल है, आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। क्या टैक्स एडवाइजर की व्यू सही है? नो, सारी व्यू गलत ही दे रहा है। ठीक है, अपील कर सकते हैं, किसके अपील कर सकते हैं? ट्रिपल एआर को। ठीक, नो, ही कैन फाइनल अपील विद ट्रिपल एआर। ठीक है, अपील कब फाइल कर सकता है? विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, फर्दर 30 डेज की उसको यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाएगी। लास्ट पार्ट रह गया हमारा इस क्वेश्चन का भी। लास्ट पार्ट है, संभव है एक बंदा जो रंजन का फ्रेंड है, ठीक है, इज अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ही इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ द गुड्स विच रंजन प्रपोज टू बी सप्लाई। मतलब जो रंजन प्रपोज करना चाहता है, सप्लाई करना चाहता है, वो ऑलरेडी उसमें डील कर रहा है एट द सेम कॉमर्शियल लेवल भी सेम है। ठीक है, commercial level that Ranjan proposed to adopt. He intends to apply the classification of goods as decided in advance ruling order to obtain by Ranjan. ठीक है, क्या वो ले सकता है? वेदर संभव कैन डू सो, मतलब जो ऑलरेडी रंजन है संभव का फ्रेंड, उसने ऑलरेडी एडवांस रूलिंग ले रखी है किसी मैटर पर। कौन सा मैटर है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब संभव ये चाहता है कि भैया मैं वो जो रंजन ने ऑब्टेन कर रखी है मैं सेम की सेम वो ऑब्टेन कर लूँ, क्या वो ले सकता है? नो, इसका आंसर भी नो है। चारों का आंसर नो ही है। आंसर Section 103 provides that an advance ruling pronounced by AAR is binding only on the applicant who has sought it, ठीक है, and on the concerned officer or the jurisdictional officer in respect of the applicant. This implies that an advance ruling is not applicable to similarly placed other taxable person in the state. It is only limited to the person जिसने उसको advance ruling apply करी है। Thus, Sambhav will not be able to apply classification of goods that will be decided in advance ruling to be obtained by Ranjan to the goods supplied by him in Delhi. ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे खत्म होता है। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे जो भी रेलिवेंट है फॉर द नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए, वो सारे के सारे हमारे हो चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये इस चैप्टर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ना ही कोई ऐसा कोई केस बनता है इस चैप्टर में कि अलग से कोई क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, जो भी आना है इसी में से आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, बाकी कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।